हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए थे उसका ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव हमारे चल रहे हैं जिसमें 16 क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर सेकंड में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर दिए थे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे जिससे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग कर सकें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका 2025 का फिजिक्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों को करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दिया गया है डायग्राम में, द गिवन डायग्राम एग्जिबिट द रिलेशन बिटवीन wavelength of the electromagnetic wave and the energy of the photon associated with them. The 3 points P, Q, R marked as P, Q and R. Diagram the corresponding respectively energy यहाँ पे है, wavelength यहाँ पे। तो तुमसे ऑप्शन में पूछा गया कि P कौन सा है होगा, एक्सरे देगा, माइक्रोवेव R देगा कि Q अल्ट्रावायलेट देगा। ऐसे ही इस वाले में देखेंगे बी में, ये पी एक्सरे देगा, आर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देगा, फिर माइक्रोवेव। ये कैसे आप पता कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ठीक है। जैसे हम पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले पे है गामा रे, क्या है, गामा रे। दूसरे पे है, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। जैसे ही आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ से वेवलेंथ क्या जाएगी, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे वेवलेंथ इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ये क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। वेवलेंथ के लिए, लैम्डा के लिए ये जो है ये मिनिमम होगा और ये मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे। सेकेंड है एक्सरे, क्या है, एक्सरे। दूसरा है यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे। तीसरा है विजुअल रे, जिसको हम लाइट भी बोलते हैं। पांचवा हो जाएगा इंफ्रारेड रे। छठवां हो जाएगा माइक्रोवेव। और सातवां हो जाएगा रेडियो वेव। ओके, इस तरीके से आपको दिख रहा है ना। इस तरीके से आप कह सकते हैं पहला में है क्या, सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो गामा रेज की है, फिर एक्सरे है, फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर विजुअल है, फिर इंफ्रारेड है और फिर रेडियो वेव है। ओके, एक मिनट। ओके, ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है क्या, ये वेवलेंथ के टर्म है। तो तुमसे कहा गया है यहाँ पे वेवलेंथ और एनर्जी। आपको पता है फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन कितना होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू होता है C अपॉन लैम्डा। C है स्पीड ऑफ द लाइट, या हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। दैट मीन्स E जो है
एंटी प्रोपोर्शनल है 1/λ के। इसका मतलब हुआ जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी वेवलेंथ डिक्रीज होगी। तो ये जो स्लोप दिख रहा है ना 1/x का है, ये स्लोप किसका है 1/x का, यानी कि 1/λ का स्लोप है। ये 1/λ का स्लोप का मतलब है कि जैसे जैसे यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज होगा, क्या होगा लैम्डा इंक्रीज होगा, एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी या लो वेवलेंथ होगी। तो यहाँ पे पी एक्सरे है, फिर माइक्रोवेव है, फिर अल्ट्रावायलेट। तो माइक्रोवेव से तो नहीं हो सकता, तो अब कहाँ जाएंगे हम एक्सरे। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है एक्सरे की, यहाँ पे भी ठीक है। फिर हम जाएंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो ये आर के लिए हो गया। फिर माइक्रोवेव क्यू के लिए हो गया। तीसरा देखते हैं सी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, माइक्रोवेव और एक्सरे। एक्सरे ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में क्या होता है कम होता है। तो हम कहेंगे ये दोनों ऑप्शन तो यहीं से क्या हो गए रॉन्ग हो गए, क्योंकि एक्सरे सबसे ऊपर होना चाहिए था। तो एक्सरे सबसे, तो ए और बी में भी हम देखते हैं माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट। माइक्रोवेव यहाँ पे है, अल्ट्रावायलेट कहाँ पे है यहाँ पे, तो फिर कहना आना चाहिए था अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट हो गया। फिर यहाँ पे क्या है माइक्रोवेव। तो इसका मतलब है बी ऑप्शन सही है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक बीकर है जिसमें वाटर भरा हुआ है। तो हम क्या बना लेते हैं, बीकर बना लेते हैं। एक कोई बीकर है जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है वाटर है, या हम इसको ऐसे, इसमें वाटर है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। कितना है 4/3। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, कितना है गिवन हमें क्या है क्वेश्चन में, म्यू इज इक्वल टू है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। फिर वो कहता है अप टू अ हाइट h, कहाँ तक भरा हुआ है पानी, h हाइट तक भरा हुआ है। अ कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम, यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है कॉइन यहाँ पे रखा हुआ है। पानी की हाइट कितनी है बॉटम से h हाइट है, ठीक है। इसके बाद कहता है डेप्थ ऑफ द कॉइन व्हेन व्यू अलोंग द नियर द नॉर्मल डायरेक्शन। आप कहाँ से देखते हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है ना। आप कहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से डायरेक्टली देख रहे हैं, तो आपको इसकी डेप्थ कितनी नजर आएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, या हम इसको ऐसे देख सकते हैं। यहां से अगर कोई रे पड़ती है, क्या करती है रे पड़ती है, तो यहां पे रिफ्लेक्शन के थ्रू ये क्या जाएगी, यहां निकल के जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये डेंस मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे एयर होगी और ये वाटर है। तो जब डेंस से जाती है किस में, रेयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है। ये क्या है आपका नॉर्मल है, ओके, ये क्या है नॉर्मल। तो नॉर्मल से बाहर की ओर निकल जाती है इस तरीके से। और अगर मैं इसको देखूं तो इसको दिखना चाहिए ये हाइट, कितनी दिखनी चाहिए ये हाइट। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी h मान लीजिए, स्मॉल h मान लिया मैंने इसको, ठीक है। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, आपके पास दो ट्रायंगल बन जाएंगे। कितने बनेंगे, एक ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, और एक ट्रायंगल क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। दो ट्रायंगल है। अगर ये एंगल, ये रिफ्रैक्टिव एंगल है r, और ये क्या है इंसिडेंट एंगल है I, ओके। यहां से आप कह सकते हो इस वाले से कि ये जो एंगल होगा, क्योंकि ये रे, ये वाली रे ऐसे जा रही है, तो ये पूरा एंगल होगा r के इक्वल, क्योंकि ये एंगल कितना है r है, और ये होगा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस r, ये वाला एंगल, क्योंकि ये पूरा एंगल है r। ये पूरा एंगल कितना है, सॉरी, हाँ, ये पूरा एंगल कितना है r है। जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल बनेगा, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं
एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस तरीके से, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये एन पॉइंट हो गया। ओके, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, दो एंगल निकालने हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, क्योंकि ये दोनों, आप यहाँ पे देखो, ये लाइन है, ठीक है ना, इससे ये जाएगी और इसी के पैरेलल कौन सी लाइन है, ये लाइन है। तो जाहिर सी बात है, ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल ये होगा, तो ये भी आई एंगल है। ये कितना है, आई एंगल है। एक मिनट, ओके। तो ये एंगल इसके लिए कितना हो गया, आई हो गया, ये एंगल भी आई। तो हम पहले यहाँ से लिखते हैं, ये वाटर है, तो आपका रिफ्रैक्शन का लॉ क्या है, म्यू, ये क्या है, वाटर है, साइन एंगल कितना है, यहाँ से देखो इंसिडेंट एंगल आई है, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू एयर, म्यू एयर साइन कितना होगा, आर होगा। ओके, ये एक इक्वेशन बन गई आपके पास। ठीक है, यहाँ से देखो, ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, ये आर है, ये आर है, तो ये कितना बचेगा, क्योंकि ये इसके जस्ट अपोजिट है, तो ये भी एंगल आर हो जाएगा। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन कौन सा, सबसे पहले लेते हैं सी बी ए या सी ए बी, सी ए बी लेते हैं। तो आपको पता है ये आपका क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, बी सी हाइपोटेनस है। तो ये जो लेंथ है बी सी वो कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ से एक्चुअली मुझे बी सी निकालनी है, एंगल आई गिवन है। ओके, और ये लेंथ दोनों में कॉमन है, ये लेंथ क्या है, दोनों में कॉमन है, या हम कह सकते हैं ये जो हाइट है वो यही लेंथ लेते हैं। तो साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, बी सी। ओके, सिमिलरली हम ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लेते हैं, ए बी एन, ए बी एन, इसमें ये जो एंगल है वो आर है, तो साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा, फिर से वही लेंगे, तो ए बी अपॉन वी एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वी एन हो जाएगा। इनकी वैल्यू यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, तो कितना बन जाएगा, किस इक्वेशन में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू डब्लू साइन आई की वैल्यू, साइन आई की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू म्यू ए, साइन आर की वैल्यू कितनी है, ए बी अपॉन बी एन, ए बी से ए बी लेंथ कैंसिल हो गया। आपको पता है ये जो म्यू है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हम म्यू
म्यू डब्लू अपॉन म्यू ए, यहाँ लिख सकते हैं, ये बी सी इधर जाएगा, बी सी अपॉन बी एन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बी एन। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी एन। ओके, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो आप यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ से देख रहे हैं ना, अगर मैं इसको कहाँ से देखूँ, सामने से देखूँ, एकदम ऊपर से देखूँ, तो ये जो बी सी है वो कितना हो जाएगा? ए सी के बराबर। जब आप ऊपर से देख रहे हैं, बी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए सी के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के लिए, क्या? म्यू डब्ल्यू ए इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा कितना? एच। बी एन कितना हो जाएगा? स्मॉल एच, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, तो स्मॉल एच बराबर हो जाएगा कैपिटल एच अपॉन म्यू डब्ल्यू ए, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4/3 है, तो ये आ जाएगा 3/4 एच। इसको कहते हैं एपरेंट डेप्थ। क्या कहते हैं? एपरेंट डेप्थ। और इसको कहते हैं एच को रियल डेप्थ। ओके, यानी कि ये जो है ऊपर से जब देखा जाएगा एपरेंट है, यानी कि इतनी गहराई, इतनी ऊंचाई में नहीं होगा सरफेस से। ठीक है, कितना होगा? एच होगा। लेकिन रियली में क्या है? रियल डेप्थ तो यही है ना, अगर खाली कर दोगे पानी से तो आपकी ये हाइट है। ठीक है, तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक, कि अपरेंट हाइट और रियल हाइट और अपरेंट हाइट का जो रेशियो होता है वो म्यू के इक्वल होता है। यहाँ से हम इसके ऑप्शन भी हैं, यहाँ से ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? 3/4 एच रहेगा। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट मेजर इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर द मेटल सरफेस प्लेस्ड अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इंसिडेंट रेडिएशन। लेट m be the slope of the scattering line so obtained, then the value of charge on the electron is given by। तो पूछा गया है कि एक स्लोप है, उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, आपको दिया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या दिया गया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो कितना है? V0 है। ओके, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी किसकी है? फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट इंसिडेंट रेडिएशन की है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो टकरा रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन कितनी है? न्यू है। ओके, फिर वो कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम क्या कर लेते हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। और ये किस किस के बीच में है? m क्या है? इसका स्लोप है। एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसका स्लोप क्या हो जाएगा? m। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप है वो कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। तो यही आपको निकालना है, m क्या होगा। ठीक है ना? तो आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ये कहा जाता है कि मान लीजिए कोई मेटल सीट है। क्या है? मेटल सीट। तो यहाँ पे बहुत सारे एटम होंगे और उनके इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, कोई रेडिएशन आता है, इंसिडेंट रेडिएशन, जिसकी एनर्जी है एच न्यू। कितनी है? एच न्यू, क्योंकि न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी है। जब ये इस पर इंसिडेंट होता है तो जितनी एनर्जी का इंसिडेंट हो गई एनर्जी, ये इसको क्या करेगा? एटम एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद एक रेडिएशन निकालेगा जिसको हम कहते हैं एच न्यू नॉट। न्यू नॉट एनर्जी का क्या? दूसरा फोटोन बाहर निकलेगा। तो क्या जितनी एनर्जी का इंसिडेंट होता है उतनी एनर्जी का निकलता है? नहीं निकलता है। तो ये आइंस्टाइन ने कहा उतनी एनर्जी का नहीं निकलता है, कुछ एनर्जी
किसमें होती है, खर्च हो जाती है, क्योंकि इसको कुछ वर्क करना पड़ता है अपने सरफेस तक आने के लिए। क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो ये जो फंक्शन होता है एच न्यू, अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस फाइव। फाइव को ही कहते हैं हम वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। यानी कि ये एक एनर्जी है। ये क्या है, एनर्जी, क्योंकि ये भी एनर्जी, ये भी एनर्जी। तो कुछ एनर्जी खर्च हो जाती है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में। तो जो बची हुई एनर्जी का है उसी से ये क्या होता है, बाहर निकलता है फोटोन। ठीक है। अब कहा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ही यही हो गया। ठीक है। अब पोटेंशियल के टर्म में अगर एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखेंगे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ई इंटू वी नॉट, यही तो लिखेंगे। ओके। अब कहा गया है कि ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ओके। तो वी नॉट ई का डिवाइड करेंगे एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। ओके। एम क्या है, स्लोप है। एम क्या है, स्लोप। तो कहा गया है कि बताओ वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर चार्ज कितना होगा। क्या होगा, चार्ज कितना होगा। तो हम क्या निकालेंगे, ई की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक रिलेशन आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये सॉरी वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे कर लेंगे। ये स्लोप हो गया, क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स। एम क्या है, स्लोप हो गया। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा एच ई, तो e इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एम। m क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, तो e इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एम। m क्या है, स्लोप है उस लाइन का। ओके। तो इस तरीके से हम कौन सा देख सकते हैं इसमें सही है, ये सी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, ये 9 था, क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट इसको नीचे करना थोड़ा। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, और यहाँ पे ऑल मूविंग विथ सेम स्पीड। कहा जा रहा है स्पीड क्या है, सेम है। तो मैं गिवन क्या है, वेवलेंथ है। इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा ई। प्रोटॉन की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा पी। और किसकी है, ड्यूट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा डी। फिर कहा जाता है वी इलेक्ट्रॉन, वी प्रोटॉन एंड वी ड्यूट्रॉन कितना है, सेम है, वी के इक्वल है। देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, करेक्ट। तो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। पी मोमेंटम होता है, तो एच अपॉन एम इंटू वी। वी क्या है, वेलोसिटी है, और एम क्या है, मास है। तो लैम्डा और मास में जो रिलेशन होगा, क्योंकि एच आपका कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन एम। यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी। अब मास किसका ज्यादा है, आपको पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे कम होता है, प्रोटॉन से।
और ड्यूट्रॉन क्या होता है, क्या ड्यूट्रॉन क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम होता है जिसका क्या होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, इस तरीके का जो एटम होता है उसे कहते हैं ड्यूट्रॉन आइसोटोप होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ द ड्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिखे हैं साइन, इसको साफ कर देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और सबसे ज़्यादा मास होता है किसका, ड्यूट्रॉन का। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, तो इसका मतलब होगा लैम्डा ई ज़्यादा है लैम्डा पी से, और सबसे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ है, लैम्डा इलेक्ट्रॉन की, और सबसे कम क्या है, ड्यूट्रॉन की। अब इसमें से देख लो कौन सा सही है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है और ये ड्यूट्रॉन, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, क्योंकि हमें 11 तक देखना है। ये भी एक क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि which of the following figure correct represent the shape of the curve of binding energy per nucleon। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए आपको पता है ये ऐसे ग्राफ होता है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, थोड़े थोड़े से पैचेस होते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा सा घूम के स्लाइड होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे आयरन होता है, क्या होता है, आयरन, लोहे का, ठीक है ना, जो कि कितना है 56 है। उसके इस तरफ जाओगे तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड जाओगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक नंबर कम होती है, लेफ्ट हैंड साइड आओगे तब भी कम होती है, दोनों साइड में कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर क्या है लिखा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ, या हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, इन दोनों का। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है जो मास में डिफरेंस आता है, या हम कहेंगे एनर्जी में जो डिफरेंस आता है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को लेके आए, एक प्रोटॉन को, दोनों को एक साथ लेके आए, डिफ्यूज किया, तो उसके एनर्जी जो होगी, बाइंडिंग एनर्जी, दोनों को बाइंड करेंगे, जितनी एनर्जी से बाइंड करेंगे उसी को हम कहते हैं उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियन के हिसाब से होगी, ये किसकी है, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, किसकी है, न्यूक्लियस की। एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन आया या दो प्रोटॉन आए तो इसमें रिपल्सन एनर्जी होगी, तो उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क किस में स्टोर होता है, एनर्जी में। तो यहाँ पे वो एनर्जी निकाली जाती है, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, वो मास के डिफरेंस से आती है, और सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर से, किससे, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे, मास डिफरेंस होता है, उसी को हम कहते हैं, इसकी क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी है, पूरा इसका क्या होता है, एक डेरिवेशन होता है, ठीक। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए सबसे सही ग्राफ कौन सा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ग्राफ नहीं होगा सही, ये ग्राफ भी सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 56 होता है, तो 56 ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये कुछ स्ट्रेट लाइन की तरह है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये ग्राफ क्या होता है, गिरता जाता है, आयरन का, आयरन के बाद ये क्या होगा, धीमे धीमे सबसे ज़्यादा किसका होता है, आयरन की बाइंडिंग एनर्जी होती है, तभी वो क्या होता है, स्टेबल, सबसे स्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो किसका होता है, आयरन का होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिलेंगे, 16 तक हम लोग करेंगे, 5 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। ऐसे ही ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा सा करके इसको ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।